हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जनरल साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और इसी टाइप के सवाल परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इन सवालों के नोट जरूर बना लीजिएगा, ठीक है ना। ये 30 के 30 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति की पहचान करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत आवेश की उपस्थिति की पहचान करने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में करना होगा। तो फ्रेंड, जब भी आप केल्विन से सेल्सियस में जाएंगे तो हमेशा आप 273 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, घटाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, शक्ति का सूत्र है। तो फ्रेंड देखिए, सबके बट्टे में समय तो दिया हुआ है, यानी समय तो हमारा रहेगा ही रहेगा। अब देखिए, शक्ति जरा सा कॉमन सेंस लगाते हैं सवाल में, तो शक्ति का संबंध गति से कुछ लेना देना नहीं है, संवेग से भी कोई लेना देना नहीं, विस्थापन से कार्य से लेना देना है। इसका कार्य करने की दर या कार्य करने की सामर्थ्य ही शक्ति कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जो वस्तु के वेग परिवर्तन की दर होती है वही हमारी एक्सेलरेशन होती है, त्वरण होती है। ऑप्शन नंबर बी। और इसका मात्रक ही पूछा था एग्जाम में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है। तो यहाँ पे एक लॉ काम करता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। कौन सा? लॉ ऑफ इनर्शिया है। लॉ ऑफ इनर्शिया हमसे क्या कहता है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी और गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करें। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो गति जड़त्व उसे गतिमान बनाए रखता है। तो देखा भी होगा आपने, जब रेस आदि जब वो लाइन क्रॉस कर जाता है तो उसका थोड़ा दूर आगे तक और भागता है, तब जाके रुकता है। रीजन यही होता है, ठीक है ना। अगला सवाल है, एक वस्तु अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन। तो फ्रेंड, यहाँ आवर्धन पूछ रहा है आपसे, मैग्नीफाइंग पूछ रहा है। तो उसका फॉर्मूला होता है एम बराबर वी अपॉन यू। अब आप कहेंगे सर ये वी और यू क्या है। तो वी होता है वस्तु के जो हमारा जो अभिसारी, अब अभिसारी पहले बच्चों को बहुत सारे पूछेंगे अभिसारी लेंस कौन सा होता है, हमने तो अवतल लेंस पढ़ा था, उत्तल लेंस पढ़ा था। तो अभिसारी लेंस को ही उत्तल लेंस कहा जाता है, ठीक है ना। तो उत्तल लेंस के फोकस केंद्र से, यानी जो वक्रता केंद्र, उससे वस्तु की जो दूरी होती है वो होती है यू, और इमेज की जो दूरी होती है वो होती है वी। और यू हमेशा निगेटिव लेना है आपको, हमेशा निगेटिव लेना है आपको। वस्तु की जो दूरी है ना वो हमेशा निगेटिव रहेगी, इमेज की दूरी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। बस फॉर्मूला हम लगाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एम बराबर वी हमको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और यू हमको दिया हुआ है 25 सेंट, नहीं सॉरी, एक वस्तु 25 सेंट दूर रखी गई है, सॉरी। एम बराबर वी अपॉन यू, हाँ सही तो कर रहे थे। तो 30 अपॉन 25, 25 क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, तो काटेंगे 5 से, 5 छक्का 30, 5 25 25, लेकिन माइनस का 6/5 का आंसर आएगा। -6/5 ऑप्शन नंबर बी में देखो दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। अगला सवाल है, निम्न में से किस प्रकार की प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त की जा सकती है। तो फ्रेंड, जब भी पर्दे की बात करेगा आपसे, हमेशा भी रखना, पर्दे पे हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तव आभासी कभी नहीं बनेगा। वास्तविक और बड़ा भी बन सकता है, वास्तविक और छोटा ही बन सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब कभी नहीं बन सकता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? वास्तविक और बड़ा ये बन सकता है, वास्तविक छोटा ये हमारा बन सकता है, आभासी तो हमारा बनना ही नहीं है। तो राइट आंसर होगा ए और बी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षारक सूचक नहीं है। तो फ्रेंड, अम्ल क्षारक सूचक आपने केमिस्ट्री पढ़े होंगे 9th-10th क्लास में, जिसमें लेटोस पेपर आपने पढ़ा होगा, फिनॉक्थिलीन पढ़ा होगा, मिथाइल ऑरेंज पढ़ा होगा, लेटोस पेपर ये सब पढ़े हैं। तो कौन सा अम्ल क्षारक सूचक नहीं है? स्टार्च पेपर नहीं है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लिटमस तो है। लिटमस क्या करता है, अम्ल से जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो नीले से लाल हो जाएगा, और जब बेस से रिएक्शन करेगा तो लाल से नीला हो जाएगा। उसका फिनॉक्थिलीन बहुत ज़्यादा पूछा था एग्जाम में। फिनॉक्थिलीन क्या एसिड से रिएक्शन जब करेगा तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, लेकिन जैसे ही ये बेस क्षार से रिएक्शन करेगा ये उसका रंग गुलाबी हो जाएगा। बेस के साथ जैसी करेगा ये गुलाबी रंग का हो जाएगा, ठीक है ना। मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, जब ये एसिड से रिएक्शन करेगा तो पीला कलर देगा, और जब बेस से रिएक्शन करेगा तो नीला कलर देगा, ठीक है ना। अगला सवाल है, देखिए यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। नींबू का रस, जठर रस, मिल्क और मैग्नीशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनका पीएच दिया हुआ, आपको मिलान इनका करना है। देखो, नींबू का रस का जो पीएच होता है वो होता है आपका 2.2, तो इसमें सी आएगा। जठर रस का जो होता है 1.2 ही होता है, तो इसमें बी आएगा। मिल्क और मैग्नीशिया का कितना होता है, इसका 10 होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना होता है, इसका 14 होता है। तो हमारा ऑप्शन बनेगा सी बी डी ए, यानी तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला। तो देखिए तीसरा, सी बी डी ए, ऑप्शन बी में हमारा देखो बन रहा है।
ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। नींबू का रस 2.2, जठर रस 1.2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 14, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम 10 और सोडियम हाइड्रोक्साइड 14। ठीक है ना। अगला सवाल है, सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है। तो फ्रेंड, जब सोडियम धातु है, सोडियम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Na से। किससे क्रिया करेंगे, जल से करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा हाइड्रोजन गैस तो निकलेगा ही निकलेगा। आप देख सकते हैं अगर उसको बैलेंस हम करें 2Na 2H2O तो हमारा क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस तो बनेगी ही बनेगी। तो देखिए हाइड्रोजन गैस वाला ऑप्शन हमको एक ही दिख रहा है, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 2NaOH बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ऑप्शन नंबर ए में हमको दिया हुआ है। अब देखिए क्लोरीन गैस का तो मतलब बनेगा नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं होती, ऐसा तो है नहीं अभिक्रिया नहीं होगी। और उसके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोजन गैस भी बनेगा, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज का अधात्विक रूप है, नॉन मेटल है। तो देखिए बॉक्साइट तो हमारा मेटल है, चांदी मेटल है, लेड मेटल है, लेकिन अभ्रक हमारा क्या है, अधात्विक है, नॉन मेटल है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, अब देखिए कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया हुआ है, इसमें सिद्धांत दिए हुए, इस सिद्धांत को किसने बताया ये हमको बताना है। देखिए तत्व जो निश्चित अनुपात में मिश्रित होता है, देखो निश्चित अनुपात में निश्चित होंगे, जाहिर सी बात क्या है, इसमें हम कौन सा मिलाएंगे, इसमें हम स्थिर अनुपात मिलाएंगे, यानी यहाँ पे ठंडा जाएगा पहले वाले में। ठीक है, परमाणु विखंडित नहीं हो सकता है, यानी परमाणु को और छोटा हम नहीं कर सकते, ये बताया जॉन डाल्टन जी ने, तो इसमें आ जाएगा 1। तो 3-1 वाला ऑप्शन देख लो, 3-1 वाला ऑप्शन हमको एक ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। देखो ऑप्शन देखते चलो, जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे ऑप्शन में जो नजर मार कर चलेंगे, कितनी बार आपका एक ही से आपका ऑप्शन पकड़ जाता है, आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए अगर इसमें आपको दो आपको पता थे, तो आप अगर दो नहीं भी पता रहे, सी और डी अगर आप नहीं जान पाते, अगर आपको पहला दूसरा पता था तब आप इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते थे। ठीक है ना। तो देखिए पहले में तीसरा आएगा, तो तीसरा वाला ऑप्शन ए बी डी थे, तो सी तो नहीं होता। फिर देखिए हमने बी में देखा, बी में हमारा क्या आएगा, दूसरा आएगा, बी में हमारा पहला आएगा, तो बी पहला वाला ऑप्शन हमारा एक ही ऑप्शन हम बी, तो आगे हम चेक ही नहीं करेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित तत्वों में से किसमें कुल 3 कोष और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देख फ्रेंड, बाहरी कक्षा में जिसके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना, वो हमारा कौन से होते हैं, वो हमारे समूह 18 के तत्व होते हैं हमारे, जिनको नोबल गैस बोलते हैं। नोबल गैस ही ऐसे जिनके बाहरीतम कोष में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है ना, इसलिए ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। और जिसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, वो क्या करेगा, अपना अष्टक पूरा करने के लिए ही काम करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को दान करेगा या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ये तो हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में। अगर 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास हो गए तो क्या है, वो स्टेबल हो जाएगा, वो रिएक्शन नहीं करेगा। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, इसमें एक ही हमको नोबल गैस दिख रही है, आर्गन, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में तीसरे नंबर सबसे ज़्यादा पाई भी जाती है। देखिए एल्यूमिनियम मेटल है, फास्फोरस मेटल है और सल्फर मेटल है, तो ये तो होगा ही नहीं हमारा। अगला सवाल है, किसी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसी को तो अवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्रेंड 1 कूलम आवेश में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमको दिया हुआ है। अगला सवाल है, पदार्थ के एक अणु में मौजूद सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों के योग को क्या कहा जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एटॉमिक द्रव्यमान बोलते हैं, आणविक द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक हैं। तो जो परमाणु हथियार की बात करें तो देखो यूरेनियम तो होगा ही होगा, यूरेनियम के साथ हमारा क्या होगा, प्लूटोनियम होगा। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणु संख्या अधिकतम होगी। तो सबसे ज़्यादा जो अधिकतम परमाणु संख्या होती है वो होती है किसकी, फास्फोरस की, सल्फर की। देखो आर्गन तो होगा नहीं, नियॉन होगा नहीं, ये तो हमारी नोबल गैस होगी। अब ये तो सल्फर होगा या फास्फोरस होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, सल्फर। ठीक है ना। अगला सवाल है, कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः, तो कार्बन को किससे बोलते हैं, C12 हम बोलते हैं। हाइड्रोजन में एक ही होता है, इसमें न्यूट्रॉन, एक हाइड्रोजन ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, ये सवाल पूछा गया एग्जाम में। तो राइट आंसर क्या होगा, 12U और 1U। तो 12U 1U हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। अगला सवाल है, टिटनस तंत्रिका तंत्र की गंभीर बीमारी है जो किस विष उत्पादक के कारण होती है। तो टिटनस बीमारी जो होती है ये होती है बैक्टीरिया के कारण। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है, वायरस से। तो वायरस से जो हमारा होता है, देखो हैजा तो हमारा बैक्टीरिया से होता है, तो ये तो होगा नहीं। चिकन पॉक्स ये वायरस से होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्षय रोग ट्यूबरक्लोसिस ये भी बैक्टीरिया से होता है, तो ये भी नहीं होता। टाइफाइड भी नहीं होता हमारा, ये भी बैक्टीरिया से ही होता है। अगला सवाल है, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित पौधे की कोशिका का परासरण के द्वारा जल कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है, उसे क्या कहते हैं। बहुत सा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, रेलवे में बहुत अच्छे सवाल पूछे जाते हैं साइंस के। अगर आपको साइंस की तैयारी करनी है ना, तो आप रेलवे ग्रुप डी, NTPC और ALP के जो प्रीवियस ईयर पेपर उनको सॉल्व कर लीजिए, आपका आधे ज़्यादा क्वेश्चन तो यहीं से फंस जाएंगे, आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं।
तो राइट आंसर होगा हमारा प्लाज्मोलोसिस, इसको प्लाज्मोलोसिस बोला जाता है। अगला सवाल है, हमारे आहार में मौजूद हरी और पीली सब्जियां ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में कौन सा तत्व प्रदान करती हैं? तो हरी और पीली सब्जियां होती हैं, इनसे हमको क्या मिलता है? इनसे हमको पोटेशियम मिलता है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, मिट्टी से जड़ों के रेशों में पानी की वजह से प्रवेश करता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड। तो जो आपने देखा होगा, मिट्टी से ही, जड़ से ही पानी लिया जाता है और वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है। तो ये किसके कारण होती है? ये होती है परासरण के कारण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, अब देखिए इसे चित्र दिया हुआ है। अब इस चित्र वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए थे ग्रुप डी में पिछली बार। तो फ्लोएम में भोजन गति का सही प्रतिनिधित्व कौन चित्र करता है? तो आपको बताना है, इसमें 4 चित्र हैं, इससे फ्लोएम का कौन सा सही चित्र दिखा रहा है जो भोजन को लेके जा रहा है। तो आपने सबने पढ़ा होगा, जाइलम और फ्लोएम 2 टिश्यू होते हैं। जाइलम का काम क्या है? जल से, और फ्लोएम का काम क्या है? फल से। यानी जो भोजन निर्मित है उसको जो पूरा पेड़ों में डिस्ट्रीब्यूट करता है वो फ्लोएम करता है, और जल को जो पूरा डिस्ट्रीब्यूट करता है वो जाइलम करता है। तो देखिए फ्रेंड, इसमें एरो नीचे आ रहा है, तो ये जड़ से पत्तों में खाना जाएगा, पत्तों से जड़ में खाना नहीं जाएगा, तो ये तो हमारा होगा नहीं। अब देखिए इसमें जड़ जड़ में ही है, पत्तों की बात ही नहीं कर रहा, तो ये भी नहीं होगा हमारा। अब देखिए इसमें देखो जड़ से गया, अब पूरे पत्तों तक जा रहा है, तो पूरे शाखाओं में जा रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। और देखो डी में तो खाली जड़ से जा ही नहीं रहा है, तो जड़ से तो जाएगा पहुंचता, तो जो भी जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता हमारा। आप चाहें तो कॉमन सेंस भी क्वेश्चन को आप कर सकते थे एग्जाम में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी देखो किसमें दिया हुआ? ऑप्शन नंबर ए में। तो आप आंसर लाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ऐसे पैरा जंबल ऑप्शन भी देता है रेलवे एग्जाम में। अगला सवाल है, भ्रूण को माँ के रक्त से एक विशेष ऊतक की सहायता से पोषण मिलता है जिसे कहते हैं। तो आप सब जानते हैं, जब पेट में बच्चा होता है माँ के, तो उसको भी खाने की जरूरत होती है। उसको किससे खाना मिलता है? उसको मिलता है गर्भनाल से। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, लैक्टोज युक्त डाइसैकेराइड है। तो लैक्टोज हमारी एक डाइसैकेराइड है, हमने पढ़ रखा है, कार्बोहाइड्रेट है हमारी ये। और लैक्टोज हमारे किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज और लैक्टोज से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और लैक्टोज किससे पाया जाता है? दूध, और जो दूध के प्रोडक्ट आपके होते हैं उनमें लैक्टोज ही पाया जाता है। अगला सवाल है, ग्लाइकोजन शरीर में का भंडारण रूप है। तो ग्लूकोज, ग्लाइकोजन सब एक ही चीज़ होती है, तो ये क्या होती हैं? ये हमारी कार्बोहाइड्रेट होती हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है सब एग्जाम के लिए। तो कोबाल्ट जो होता है हमारा विटामिन B12 होता है, यानी B12। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? तो फ्रेंड, जो भी हमारे साइंटिफिक नेम होते हैं ना, आप जरूर पढ़ के जाइएगा, खासकर बरगद का, मेढक का, गेहूं का, चावल का, सरसों का, बाघ का, मोर का, ठीक है ना। जो जो इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम पूछते हैं, कैसे 20-25 आपको याद होने चाहिए। तो बरगद के पेड़ का जो वैज्ञानिक नाम है वो है फाइकस बेंगालेसिस। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे टॉप 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पहली बार, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।